कादम्बरी कथामुख के पाठक बंधुओं, पिछले पाठ में हमने जाना था कि राजा शूद्रक उस आस्थान निकेत में बैठे थे और वहाँ वह चांडाल कन्या आई। उसके बाद चांडाल कन्या ने राजा को यद्यपि देख तो लिया था तत्काल ही, पूरे रूप का आँखों में तो हो गया था साक्षात्कार आँखों से, लेकिन उसे क्या महसूस हुआ, राजा कैसे लग रहे थे बैठे हुए, ये है यहाँ पर कवि ने बताना शुरू किया और ये बताते ही चले गए। संसार की जितने भी उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं बन सकती थी वो यहाँ इस पाठ में उन्होंने बना के रख दी हमारे लिए। अब आगे देखिए कि बैठे हुए राजा कैसे लग रहे थे। तो यहाँ कहते हैं अगले पाठ में आगे, अति सुरभि चंदन अनुलेपन धवलित उरस्थलम और राजानम अद्राक्षित सा। ये बना छोटा सा वाक्य। अति मानी बहुत ज़्यादा, धवल सुरभि, सुरभि मानी सुगंध युक्त, अति सुरभि अति सुगंध युक्त जो चंदन है उस चंदन का अनुलेपन करने के कारण धवलित हो गया है, सफ़ेद वर्ण वाला हो गया, श्वेत वर्ण हो गया है उरस्थल जिसका, वक्षस्थल जिसका सफ़ेद हो रहा था, किससे? अत्यंत सुगंधित चंदन के अनुलेपन से। तथा भूतम राजानम सा ऐद्राक्षित अपश्यत। संस्कृत में क्या कहेंगे? अति सुरभिणा अथवा अति सुरभिण है चंदनस्य अनुलेपनेन धवलितम अस्ति शुभ्रीकृतम अस्ति श्वेतवर्णयुक्तम कृतम अस्ति उरह वक्षस्थलम यस्य स। इस तरह से प्रथमा में एक वचन बनेगा उरस्थल है, फिर ये पुंगलिंग है राजा, द्वितीया का एक वचन है राजा राजानम, इसलिए उसका विशेषण बना दिया द्वितीया के एक वचन में। अति सुरभि चंदनानुलेपन धवलितोरस्थलम राजानम सा अद्राक्षित। ये वाक्य सरल सा हो गया, इसमें कोई खास नहीं आया, कोई विशेष अलंकार नहीं आया अनुप्रास के अलावा। अब आगे देखते हैं। ऊपरी विन्यस्त कुंकुम स्थासकम था वह, उसके वक्षस्थल पर क्या था? केवल चंदन का अनुलेप नहीं था, चंदन का अनुलेप करने से वह पूरा उसका वक्षस्थल श्वेत वर्ण हो रहा था, साथ साथ में ऊपरी मानी उसके ऊपर, उस चंदन के अनुलेप के ऊपर विन्यस्त किया है। ऊपरी विन्यस्ताः कुंकुम स्थासका यस्य, जिसके ऊपर चंदन के लेप के ऊपर विन्यस्त किए हैं, रखे हैं, न्यस्त किए हैं कुंकुम। कुंकुम का मतलब कोई केसर जैसा पदार्थ होता है, केसर ही होता है, केसर जैसा पदार्थ है, या केसर जो है लाल लाल रंग का होता है, उस केसर के घोल को हथेली पे लगाया हो और उन हथेलियों को छाती पर छाप दिया। जैसे विवाह शादी में आजकल, पहले भी था अभी भी है, दीवार पर दुल्हे दुल्हन के शादी के बाद में दीवार पर छापा लगाया जाता है ना हथेली का, तो वैसे ही राजा के वक्षस्थल पर हथेली के लाल रंग के, यानी उससे केसर पीली होती है शायद, तो पीले रंग के वो छापे लगे हुए थे। हल्का लाल कहिए, हल्का गहरा पीला कहिए, या फिर कौन सा रंग हो सकता है आप देख लीजिए, अब हल्दी का रंग जैसा हो गया। तो राजा के वक्षस्थल पर तो है चंदन का अनुलेप और उसी पर कुछ स्थासक माने हथेली की छाप भी लगी हुई है। ऐसे राजा को उन्होंने या उस कन्या ने देखा, लेकिन वो कैसे लग रहे थे? अब कवि की यहाँ कल्पना शुरू होती है। देखिए, एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश, और कैलाश पर्वत होता है सफ़ेद बर्फीला पर्वत है, उसमें जगह जगह प्रातःकाल उगे हुए सूर्य की किरणें जगह जगह छप जाएं, लग जाएं। पूरा पर्वत लगभग सफ़ेद है और बीच बीच में उसके जो पर्वत की घाटियां हैं वहाँ उनको छोड़ दीजिए, चोटियों पर उसके अरुणोदय के प्रकाश पुंज गिर गए, तो उनसे जैसे वह कैलाश पर्वत लगता है, राजा भी वैसा लग रहा था। यहाँ उपमा अलंकार बना दिया। किस तरह बना? अंतरा अंतरा निपतित बाल आतपत छेदम इव कैलाश शिखरिणम। यहाँ लिखा अंतरा अंतरा माने मध्य मध्य, निपतिता गिरी हुई, कौन? बालातपत छेदा। बालातप मानी नवीन सूर्य के किरण खंड, और इस प्रकार का कौन हो? कैलाश शिखर है, कैलाश शिखर है अर्थात कैलाश शिखरी, अर्थात वह कैलाश पर्वत है।
तथा भूतम कैलास पर्वतम इव स प्रतीयमान आसीत् तथा भूतम तम राजानम सा अपश्यत। यहाँ उपमानकार बन गया। तो राजा कैलाश पर्वत जैसा लग रहा था तो चंदन और स्थासक लगा हुआ केसर का, लेकिन उसकी तुलना किससे कर दी? जिस कैलाश पर्वत पर जगह जगह बालातप किरणें गिरी हुई हैं, उस प्रकार के कैलाश पर्वत जैसा वह लग रहा था। उपमा हो गया पूरा। अब आगे, अपर शशि शंकया नक्षत्र मालया इव हारलतया कृत मुख परिवेशम राजानम सा अद्राक्षित। देखिए क्या देखा, राजा के मुख को मान लिए कि वो चंद्रमा है। अब मुख चंद्रमा है तो चंद्रमा के पास उसकी पत्नियां भी होती हैं। नक्षत्रों को कहते हैं तारा, ताराओं को चंद्रमा की पत्नी माना है लगभग। आकाश में चंद्रमा होता है और जो तारे होते हैं वो हैं नक्षत्र। नक्षत्र तारा स्वरूपी तारापुंज ही होते हैं। तो हुआ क्या कि राजा का मुख मानो चांद है, उसको चांद मान करके जो नक्षत्र थे, ताराएं थी, वे भी राजा के मुख के चारों ओर फैल गई, आकर के फैल गई। मुख तो है चंद्रमा और राजा के गले में पहना हुआ हार है मुक्ता फलों का, अनेक लड़ियों का, अनेक श्रुतियों का, सरणियों का मुक्ता फलों से बना हुआ हार है पहना हुआ गले में। और उस हार में जो मोती हैं, उन मोतियों को मान लिया कि ये ताराएं हैं, ये नक्षत्र हैं, और राजा का मुख है चंद्रमा। तो यहाँ देखिए कि वे ताराएं क्यों आई, लिख दिया अपर शशि शंकया। ताराओं ने सोचा कि ये कोई दूसरा ही चांद है। इसकी शंका से, इसके भ्रम से, ताराओं के यहाँ आने में कारण बताया है कि ताराओं को भ्रम हो गया कि ये चांद है कोई दूसरा चांद, तो वो भी यहाँ आ गई। नक्षत्र मालया इव, वह जो हार लता है, हार की जो लड़ी है, वह क्या है? वह मानो नक्षत्र माला है। तो हार की लड़ी में नक्षत्र माला की शंका यहाँ की गई है, कल्पना की गई है, उत्प्रेक्षा हुई है यहाँ पर। तो वास्तव में राजा ने हार पहन रखा था मुक्ताओं का, मुक्ता फलकों का, मोतियों का, और कवि ने यह कल्पना की है कि राजा मोतियों के हार से युक्त था, पहने हुए था। ऐसा लगता है मानो राजा के मुख को चांद मान करके भ्रमवश ताराओं ने उसके इर्द गिर्द घेरा डाल लिया, आकर के वो भी यहाँ रुक गई। इस तरह राजा के मुख में तो चंद्रमा की कल्पना हुई है, और हारावली में जो मुक्ता है, मुक्ताओं में ताराओं की कल्पना हुई है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर भ्रांतिमान भी है, उत्प्रेक्षा भी है, दोनों का मिश्रण है या संकर है। अच्छा, उस हारलता ने कर क्या रखा था? कृत मुख परिवेशम, हारलता के द्वारा, हारलतया हार सृजा, कृत है मुखस्य परिवेश है। राजा के मुख का परिवेश का मतलब है परिधि बना रखी है। परिधि कहते हैं गोल घेरे को। तो राजा के मुख के परिवेश बना रखा है किसने? हारलता ने। और वह हारलता कैसी लगी? नक्षत्र माला जैसी लगी। क्यों लगी? क्योंकि राजा के मुख को उन्होंने चांद मान लिया। तो चांद मानना यहाँ भ्रम हुआ, भ्रम में भ्रांतिमान, और यहाँ कल्पना है, वास्तविकता नहीं है, उत्प्रेक्षा हो गया। आगे लिखते हैं कि राजा ने अपने बाजुओं में कोहनी से ऊपर की तरफ बाजूबंद पहन रखे थे। तो अब इसकी कल्पना की है कवि ने, कैसे की है देखिए। कवि कहता है, अति चपल राजलक्ष्मी बंधन निगड़ संकाम उपजनयता इंद्रनील केयूर युगलेन मलयद रसगंध लुब्धेन भुजंगद्वयेन इव वेष्टित बाहुयुगम राजानम सा अद्राक्षी। राजा को उसने देखा, किस तरह देखा? लिखा कि केयूर युगलेन वेष्टित बाहुयुगम। ये छोटा सा वाक्य बनेगा। केयूर युगेन, केयूर कहते हैं अंगद को, अनद भी बोलते होंगे इसको, ये बाजूबंद भी बोलते हैं। तो केयूर जो बाजू में पहनने का स्वर्णाभूषण है, उसके मुख सर्पाकृति होते हैं, दोनों किनारे गोल गोल, कई आंटेदार चूड़ी होती है, वो सोने आदि धातुओं से बनी हुई। तो यहाँ इन्होंने जो पहन रखा था बाजूबंद, दोनों हाथों में एक एक, वो बाजूबंद से इसका बाहुयुग जो है वह वेष्टित था, मानी गिरा हुआ था। अब क्या कहते हैं, कैसे, क्यों, क्या? ये बाजूबंद क्या है? बाजूबंद मानो अति चपल राजलक्ष्मी को, क्योंकि राजलक्ष्मी अति चपल होती है, चंचल होती है। अति चपलाया राजलक्ष्म्या बंधन निगड़, बंधन श्रृंखला, और तस्या शंकाम उपजनयता, उस बंधन निगड़ की शंका पैदा कर रहा था। बाजूबंद जो था दोनों हाथों में पहना हुआ, वह बाजूबंद का जोड़ा
चंचल राजलक्ष्मी को बांधने के लिए और श्रृंखला मानी सांकड़ का भ्रम पैदा करने वाला था, भ्रम पैदा करने की क्षमता वाला था। ऐसे इंद्रनील मणि से, जिसमें इंद्रनील मणि जड़ी हुई है, ऐसे अंगद उसने पहन रखे थे। अंगद युगल से वह, उसका बाहु युग परिवेष्टित था, मतलब घिरा हुआ था, पहना हुआ था, चारों तरफ से वलयित था। अब इसमें भी कल्पना की है, क्या की है कि देखिए, राजा के उस बाजूबंद में चूंकि आसपास में क्या लगा हुआ है, सुगंधी लगी हुई है, चंदन लगा हुआ है। अब यहाँ ये कल्पना की है कि मानो दो सांपों ने क्या किया, राजा में बहुत ही चंदन की सुगंध आ रही थी, इसलिए उस सुगंध के लालच में दो भुजंग आ गए और वे उसके हाथों के लिपट गए, ऐसा लगता है। और वो भुजंग क्यों आ गए, इसमें भी ये भी जोड़ा जा सकता है कि भुजंग इसलिए आ गए राजलक्ष्मी को डराने के लिए, देख यदि कहीं यहाँ से कहीं गई तो देख लेना, खैर नहीं है, ये बताने के लिए कवि ने कहा है कि वो बाजूबंद क्या थे, मानो दो सांप थे। अब सांप आए क्यों, का अति सुगंध लुब्धेन, किसकी सुगंध, मलयज, मलयज रस गंध लुब्धेन। मलयज कहते हैं चंदन को, मलयज से यह यत गंधम, यत गंध है, तस्य यह रस है, तेन तेन लुब्धेन लोभिना भुजंगद्वयेन। इस तरह का एक वचन इसलिए किया है कि भुजंगद्वय शब्द बन गया, अर्थ तो दो सांप निकलता है लेकिन ये एक वचन बन गया, भुजंगयो द्वयम, तो भुजंगद्वयम। इस तरह कहा कि राजा ने बाजूबंद पहन रखे थे दोनों हाथों में, इंद्रनील मणि उस पर खचित थी। अब बाजूबंद में यहाँ सर्प की कल्पना की गई है। कहता है कि अति मलयज रस गंध लुब्धेन भुजंगद्वयेन परिवेष्टित बाहुयुगम राजानम सा अद्राक्षित। जिस राजा के बाजू में पहने हुए हैं अंगद, केयूरक, और उन पर इंद्रनील मणि जड़ी हुई है, कहना इतना चाहते हैं, ऐसे राजा को उन्होंने देखा। लेकिन अब इसमें अंगद में कल्पना की है कि ये भुजंग है। और भुजंग क्यों आए, भुजंग यहाँ कैसे आए कि मलयज रस गंध लुब्धेन है, ये सर्प का विशेषण है, भुजंगद्वय का विशेषण है ये। मलयज कहते हैं गंध, इसको चंदन को, चंदन की गंध के लोभी भुजंगद्वय यहाँ आ गए हों, और वो क्या बन के बैठ गए, अंगद बन के बैठ गए। क्यों बैठ गए यहाँ, भुजंग आए क्यों, इसलिए कारण दिया इन्होंने कि अति चपल राजलक्ष्मी बंधन निगड़। अति जो चंचल है राजलक्ष्मी, ये तो होता ही है, राजलक्ष्मी चंचल होती है, उसके बंधन निगड़ बनने के लिए, बंधन निगड़ हैं वे, बांधने की सांकड़ें मानो वो दोनों सांप, इस प्रकार के वो भ्रांति पैदा करने वाले थे। तो यहाँ देखा जाए तो एक भ्रांति भी यहाँ है, अलंकार भ्रांतिमान भी है, और साथ साथ में कल्पना की गई है कि मानो अंगद क्या हैं, सांप हैं। तो इस तरह यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, दोनों का मिश्रण है, कि यहाँ दोनों का संकर हो गया। ऐसे राजा को उसने देखा। इसके बाद सरल सा वाक्य है, ईषद आलम्बी कर्णोत्पलम राजानम सा अद्राक्षित। ईषद मानी किंचित किंचित, आलम्बी मानी लटक रहा था। कौन लटक रहे थे, कर्ण उत्पल, कर्णोत्पल कानों में पहनने के उत्पल सदृश, कमल सदृश जो आभूषण होते हैं, फूल सदृश कमल के जैसे आभूषण, वो थोड़े थोड़े लटक रहे थे, ज्यादा लंबे नहीं लटक रहे थे, थोड़े थोड़े लटक रहे थे, अर्थात बहुत लंबे नहीं थे। ईषद आलम्बी किंचित किंचित आलम्बिनी, ये कर्णोत्पले ताभ्याम युक्तम तम राधानम तथा भूतम राधानम सा चांडाल कन्या अपश्यत। इस तरह का अन्वय इसका हो गया। तो यहाँ पर विशेष कोई अलंकार नहीं बना। अगला देखिए, उन्नत घोणम, उन्नता अस्ति घोणा यस्य, घोणा नाक को कहते हैं, उन्नत घोण था वह। उन्नत घोण का मतलब है उन्नत, ऊंची, घोणा मानी नाक, नासिका जिसकी ऊंची थी, कोई ठिगणी नहीं थी, तो उन्नत घोण वाला, लंबी चौड़ी नाक वाला वह राजा था। ऐसे को उसने देखा। आगे देखिए, उत्फुल्ल पुंडरीक लोचनम, ऐसे राजा को देखा जिसका लोचन कैसा था, उत्फुल्ले पुंडरीके इव लोचने यस्य, स उत्फुल्ल पुंडरीक लोचन है, द्वितीय में करेंगे तो हो जाएगा उत्फुल्ल पुंडरीक लोचनम। उत्फुल्ले
विकसिते पुंडरीके श्वेत कमले। और तद इव लोचने यस्य, यहाँ पर लुप्तोपमा है, इव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यहाँ लुप्त हो गया सामान्य उपमावाचक शब्द। इस तरह से यहाँ लुप्तोपमा नाम का अलंकार बन जाता है। खिले हुए पुंडरी के समान आंखों वाले को देखा, एकदम सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अमल कल धौत पट्ट आयतम, ये विशेषण है ललाट का। ललाट का मतलब है बालों, सिर के बालों से नीचे का और आंखों से ऊपर का जो सामने का भाग है मस्तक का, इसका नाम है ललाट या भाल, मस्तक प्रदेश इसको कहते हैं। वह कैसा था ललाट, ऐसे ललाट को वह धारित किए हुए था, धार्यंत माने धारण किया हुआ था, ऐसे को देखा। इसके कई विशेषण आएंगे, इसलिए वह कैसा लग रहा था ललाट। पहली बात तो यह है कि अ मल, जिसमें मल नहीं है, निर्मल स्वच्छम किम कल धौत है, स्वच्छ है यह कल धौत है। कल धौत नाम है गोल्ड का, स्वर्ण का, स्वच्छ जो कल धौत। और तस्य कल धौतस्य पट्ट, पट्ट है, पट्ट का मतलब फलकम। ये हम किवाड़ आदि बनाते हैं लकड़ी के, तो मोटी लकड़ी या मोटे वृक्ष की जो तना है उस तने को हम चीरते हैं लकड़ी उसको आरी से, वो जो फाटके बनते हैं, फंटे बनते हैं, उनको फलक कहते हैं, वही पट्ट कहलाता है। तो सोने का हो पट्ट, कोई सोने की कोई चादर का पट्ट हो या टाइल हो, वो भी कैसी गंदगी युक्त नहीं, अमल स्वच्छ कोई स्वर्ण निर्मित पट्ट हो, उस पट्ट के समान आयत था क्या ललाट। तो यहां पर भी लुप्तोपमा है, ईवादी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अमल कलधौत पट्ट के समान, अमल कलधौत पट्टवत आयताम विस्तीर्णम ललाट देशम धारयंतम राजानम सा पश्यत। बात हो गई। अब उसका ललाट कैसा लग रहा था, दोबारा वो विशेषण दिया है इसका, उसकी उपमा दी है कि अष्टमी चंद्र शकल आकारम ललाटम। अष्टमी जो तिथि होती है, चाहे वो शुक्ल की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, तो अष्टमी का जो चांद, अष्टम्याः यह भवति कह चंद्र है, चंद्रस्य शकल है, चंद्रस्य शकल है मानी अंश है, भाग है, खंड है। आठवीं की तिथि, अष्टमी तिथि के चंद्रमा का जो खंड होता है, टुकड़ा होता है, उसके समान आकार है यस्य, आकृति आसीत यस्य तथा भूत है स अष्टमी चंद्र शकलाकार है। अब इसको द्वितीया में ले जाएंगे तो शकलाकारम बन जाएगा। आठवीं तिथि के, अष्टमी तिथि के चंद्रमा के खंड के आकार के समान आकार वाले ललाट को धारण किए हुए था वह, ये ललाट का विशेषण है। यहाँ पर भी लुप्तोपमा है। उसके बाद में कहा अशेष भुवन राज्याभिषेक सलिल पूताम, ये भी उसका ही विशेषण है, ललाट का ही। अशेषाणी भुवनानि, अशेषाणी भुवनानि समस्ताः लोकाः, और उनके बाद में तेषाम राज्यम, तेषाम आधिपत्यम, तस्य अभिषेक है, तस्य स्नानम, और फिर आगे तस्य स्नानाय यत् अस्ति सलिलम, अभिषेक से यत् सलिलम जलम, तेन जलेन पूतम यत् अस्ति ललाट प्रदेशम। तो उस जल से जो पूत बना हुआ है, पूत का मतलब पवित्र बना हुआ है, स्वच्छ बना हुआ है, ऐसे ललाट को जो धारण किए हुए था। और उसके बाद में ऊर्णासनाथम, ये विशेषण एक और है ललाट का, ऊर्णा से युक्त था। ऊर्णा किस चीज का नाम है, ये नया शब्द आ गया। आप देखिए आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं, आंखें ऊपर जो हमें जिसको भुआरा बोलते हैं, भ्रू बोलते हैं, अंग्रेजी में आई ब्रो बोलते हैं, आजकल बोलते हैं ना, आई ब्रो बनाती हैं लड़कियां खूब, आजकल कई पुरुष भी बनाते हैं, क्योंकि ये सौंदर्य सबको प्रिय लगता है। आत्म सौंदर्य सभी को, युवकों को खास तौर से, किशोरों और युवकों को ये बहुत ही पसंद चीज़ है। खैर उससे कोई लेन देन नहीं है हमारे, मतलब इतना ही है कि ऊर्णा सनाथ था वह ललाट। ऊर्णा का मतलब है दोनों भौहों के बीच में, नाक के ऊपर जो जगह है, इस जगह के ऊपर जो लगी हुए उगे हुए जो बाल होते हैं, बालों का एक भंवर सा बना होता है, हल्के हल्के बालों का भंवर, इसका नाम है ऊर्णा। तो राजा के भी भंवर बना हुआ था या बाल उगे हुए थे। माथा, आंखों के ऊपर के जो भ्रू हैं, भ्रूओं के बीच की जगह एकदम साफ नहीं थी, वहाँ हल्के हल्के बालों का भंवर बना हुआ था। तो राजा का माथा क्या था, ललाट, वो क्या है, वो ऊर्णा सनाथ था, ऊर्णा से युक्त था। ऐसे ऊर्णा सनाथ किस चीज को, ललाट देशम उद्वहंतम राजानम सा अद्राक्षित, इस प्रकार के ललाट देश को धारण किए हुए राजा को उसने देखा। ऊर्णा सनाथम
कि विशेषण क्या क्या आगे, इसके आगे एक तो आगे अमल कलधौत पट्ट आयतम आसीत ललाट है, आयत है आसीत ललाट प्रदेश है। दूसरा था अष्टमी चंद्र सकलाकार है आसीत ललाट है। तीसरा विशेषण है अशेष भुवन राज्याभिषेक सलिल पूत है आसीत ललाट देश है तस्य। चौथा विशेषण है पूर्णा सनाथ है आसीत ललाट देश है। इस तरह से 4 विशेषताओं से युक्तम ललाट देशम धारयति, यह स धारक है। अब धार्यंतम ये सत्री प्रत्यान रूप है, धारी धातु से, ध्री धातु से धारयति वगैरह बनते हैं, तो निजंत होकर के बनता है ये। तो यहाँ पर सत्री प्रत्यय लगा करके धारण किए हुए को, ललाट को धारण किए हुए को सा अपश्यत। अब आप भी इसको देख लीजिए किस तरह से कौन सा विशेषण किसके लिए लग रहा है। ललाट को धारण किए हुए को देखा, ललाट कैसा था, ये विशेषताएं आ गई चारों। यहाँ पर जो अलंकार थे वो ने बता दिए। अब अगला आमोदी, कई जगह आमोदित भी होता है लिखा हुआ, आमोदी मालती कुसुम शेखरम। राजा कैसा था, आमोदी मानी सुगंधित, मालती कुसुम, मालती मानी होता है जाति नाम का पुष्प, शायद चंपा होता होगा ये। तो मालती के जो सुगंधित पुष्प हैं, सुगंधित मालती के जो पुष्प हैं उनसे बना हुआ है शेखर। शेखर मानी शिरोभूषण। मालती पुष्प, सुगंधित मालती पुष्पों से, कुसुमों से जिसके शेखर बना हुआ है, यानी माथे के ऊपर आभूषण बना हुआ है फूलों का, ऐसे राजा को देखा। यह राजा का विशेषण है केवल। फिर उषसी शिखर पर्यस्त आकार पुंजम इव पश्चिमाचलम, उसका राजा का जो सिर है सुगंधित मालती पुष्पों से बने हुए आभूषण से युक्त है सिर, लेकिन वो लग कैसा रहा है ये देखिए आप। उषा काल, उषसी माने उषा काले, उषा काले, सूर्योदय से पूर्ववर्ती जो नजदीक पूर्ववर्ती, समीप पूर्ववर्ती जो समय होता है उसका नाम है उषस काल, उषा काल। उस समय सूर्योदय हुआ नहीं है, किंतु पूर्व दिशा में प्रकाश पुंज फैल जाता है, हल्का हल्का लालिमा फैल जाती है, उससे पूर्व दिशा में आकाश में तारे नजर नहीं आते और पश्चिम दिशा में तारे नजर आते हैं। पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य अस्त होता है उस जगह को कहते हैं पश्चिमाचल, पश्चिमाचल पश्चिमी पर्वत। तो पश्चिमी पर्वत जैसा लग रहा था उसका सिर। क्या था, सफेद रंग के सुगंधित मालती के पुष्प उसके सिर पे आभूषण के रूप में सजे हुए थे। वो तो सफेद सफेद के लग रहे थे, मानो वे तारे हैं, ताराएं हैं। कहाँ हुई कि पश्चिमी अचल, उस पर किस समय, उषा काल में। उषा काल में पूर्व दिशा में तारे छिप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, और पश्चिमी दिशा में चूंकि आकाश का रंग, आकाश में उधर अंधेरा सा है और सफेद सफेद तारे नजर आ रहे हैं, तो राजा के बाल भी काले काले होंगे और उनमें सफेद सफेद फूल लगे हुए हैं। तो बालों को तो आकाश की कल्पना कर लीजिए, और तारे हैं वो कुसुम है, वो तारों की कल्पना कर लीजिए कि वो उसका जो सिर था उन फूलों से सजा हुआ सिर कैसा लग रहा था। उषा काल में शिखर पर्यस्ताः तारका पुंजाः यस्य, जिस पश्चिमाचल के, यस्य पश्चिमाचलस्य शिखरे पर्यस्ताः, शिखरे पर्यस्ता विपर्यस्ता विस्तीर्णा प्रकीर्णा फैले हुए हैं। क्या है, तारकाणाम पुंजाः नक्षत्र समूह, जिसके ऐसा हुआ है, ऐसा पश्चिमाचल, इस तरह का पश्चिमाचल यथा प्रतीयते तम पश्चिमाचलम इव तस्य राज्ञः शिरः प्रतीयते स्म। इस तरह से पश्चिमाचल के जैसे उस राजा को देखा जिसके सिर पे क्या लगे हुए थे, मालती पुष्प, सुगंधित मालती पुष्प जिसके शिखर पर थे, माथे पर थे, और वह माथा पश्चिमाचल जैसा लग रहा था। पश्चिमाचल कैसा हो, उषा काल में ताराओं से युक्त, जिसके शिखर पर, ऊपर की ऊंचाई के ऊपर, जिस पहाड़ के, जिस पश्चिमाचल के ऊंचाई के ऊपर ताराएं फैली हुई हैं, ऐसा पश्चिमाचल जैसा लगता है वैसा ही राजा का सिर उस वक्त लग रहा था। ऐसे राजा को उसने देखा। अब आगे देखते हैं क्या, कैसे राजा को देखा। आभरण प्रभा पिंगलित अंगतया लग्न हर हुताशम इव मकर ध्वजम राजानम सा ऐद्राक्षी। राजा को जब देखा तो राजा कैसा लग रहा था, शंकर की क्रोधाग्नि, तृतीय नेत्राग्नि जो है उसको लग गई हो। किसके, कामदेव के। आपने पढ़ा होगा कुमार संभव में, भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली हुई पीले पीले रंग की आग
जाकर के लगी उसको कामदेव को। उसका शरीर ऊपर से बाहर से पीला पीला दिखाई पड़ रहा था, बस राजा भी पीला पीला दिखाई पड़ रहा था, मानो वो भी कामदेव है। तो यहाँ उपमा है मानो कि कामदेव जैसा शंकर के अग्नि जिसको लगी हुई है, इस प्रकार का जो कामदेव होता है उस कामदेव से के समान दिखाई पड़ने वाले राजा को उसने देखा। कैसे वह राजा पीला पीला आग उसके लगी हुई कैसी दिखाई पड़ी? आभरण प्रभा, आभरणानाम या अस्ति प्रभा, आभूषणानाम या अस्ति प्रभा, कांति छाया शोभा दीप्ति, तया दीप्त्या पिसंगितानि अंगानि यस्य, पिसंगितानि पीतवर्णी कृतानि, पीले रंग के हो गए अंगानि माने शरीरस्य विभिन्नानि अंगानि हस्तपादादीनि, जिसके अंग प्रत्यंग पीले हो गए। किससे? स्वर्ण निर्मित आभूषण उसने पहन रखे हैं, इसलिए उनसे निकलती हुई चमक से उसके शरीर के सारे अंग भी पीले रंग के हो गए। अब यहाँ इसने क्या क्या उपमा डाल दी दे दी कि आभरणों की प्रभा से पिसंगित हो गए हैं अंग जिसके, और उसके बाद में पिसंगितांग है। एक तो ऐसा बना, फिर बनेगा पिसंगितांगस्य भाव है, पिसंगितांगता, ये हो गया भाव में। फिर उस पिसंगितांगता शब्द से तृतीया में बनाएंगे तो पिसंगितांगतया ऐसे बन जाएगा। इस वजह से यहाँ कारण में तृतीया लगा दी। लग्न हर हुताशम मकर ध्वजमिव दृश्यमानम तम राजानम सा अद्राक्षी। इस प्रकार से क्योंकि उसके आभूषणों की प्रभा से पूरे सारे के सारे अंग पीले दिखाई पड़ने लग गए थे, इस वजह से इस कारण से वह राजा मकर ध्वज नहीं ये इसका नाम है मकर ध्वज, हाँ ठीक है, मकर ध्वज जो कहते हैं कामदेव को, तो मकर ध्वजम इव कामदेवम इव, कामदेव कैसा हो? हर हुताश लग्न, लग्न हर हुताश लग गई है, चिपक गई है हर की शंकर की भेजी हुई हुताश, हुताश का मतलब है अग्नि, उस अग्नि से युक्त मकर ध्वजम इव कामदेवम इव सा विराजमानम तम राजानम शूद्रकम चांडाल कन्या अद्राक्षित अपश्यत। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और राजा कैसा था जिसको देखा ये अभी पूरा ही नहीं हुआ। मैंने पहले बताया था लगभग 25 विशेषण हैं राजा के, तो अभी कितने हुए होंगे आप कल्पना कर लीजिए। मैं समझता हूँ 10-15 के आसपास हुए होंगे, ज़्यादा हुए होंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ का मनन कीजिए और मुझे अगले वीडियो के लिए तैयारी करनी है। धन्यवाद।